साथियों नमस्कार। आपके पसंदीदा चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि लोन की वसूली के लिए एनबीएफसी कंपनियां किस किस हद तक चली जाती है, कौन से मामले लीगल है और कौन से मामले इल्लीगल है। यदि आपका भी कोई लोन डिफॉल्ट हुआ है, चाहे वह सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, उन परिस्थिति में यह वीडियो आपके चक्षु खोलेगा और आप में ज्ञान का आलोक जगाएगा, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं। साथ ही में एक बात और कहना चाहूंगा कि इस जून महीने के अंदर आप अपने लोन का सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमारे कल के वीडियो में पोस्ट हुई थी। यानी कि इस जून महीने में आप अपने लोन का सेटलमेंट मिनिमम 20 से 22% में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको कल का वीडियो देखना है। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो ये है कि लोन डिफॉल्ट होने पर एनबीएफसी कंपनियां नियमों और कानून को ताक पर रखते हुए किस किस हद तक चली जाती है कुछ कंपनियां और उनके रिकवरी एजेंट, आज वही बात करेंगे। साथ ही इसमें उन लीगल एस्पेक्ट्स की बात भी करेंगे जो लीगल कदम कंपनियां उठाती है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ज्ञान से भरपूर होने वाला है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाए तो आप कोई क्राइम नहीं करते हैं। मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट के चलते यदि आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है कि आप इनके महीने की ईएमआई नहीं चुका पाओ, इसका मतलब आप कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति मल्टीपल लोन का शिकार हो जाता है, अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय मिलती है, तो वो इन तमाम तनावों, इन चिंताओं से मुक्ति भी पाता है और धीरे धीरे करते अपने लोन का सेटलमेंट भी करता है। कई लोग लोन के इस दलदल में धंसकर रिकवरी एजेंट की प्रताड़नाओं से त्रस्त होकर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। वैसे तो एक बात कह दूं कि हमारे वीडियो के ऊपर कुछ रिकवरी एजेंट फेसबुक पर विशेष रूप से सूंघने आते हैं और सुनकर कुछ अभद्र भाषा में टिप्पणी कर देते हैं, और उसके बाद जब रौद्र रूप हम अख्तियार करते हैं या हमारे आप तमाम चाहने वाले साथी जब उनका पोस्टमार्टम करते हैं तो वह सीधे भागते नजर आते हैं और नजर ही नहीं आते हैं। इसलिए तमाम रिकवरी एजेंट को कहता हूं कि नरेंद्र जोशी काल है काल। ब्राह्मण के रूप में अगर मैं खुद को कहूं कि रिकवरी एजेंट के लिए रावण हूं तो कोई गलत शब्द नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा। एक रिकवरी एजेंट ने अपनी हद पार की तो उसको हमारे यहाँ की सलाखें देखनी पड़ी है। तो इसीलिए रिकवरी एजेंट से कहूंगा चुपचाप सुनते रहो, यहाँ पे हंगने की कोशिश मत करना, वरना यहाँ सीधा चलिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कोई गलत बात नहीं करते हैं, यहाँ सीधा पोस्टमार्टम होता है। आज आपने ये भी देखा होगा कि हमने एक रिकवरी एजेंट के भारतीय रिजर्व बैंक के लेटर हेड पर बना हुआ एक रिकवरी नोटिस हमने पोस्ट किया फेसबुक पे। साथियों, एक बात कहूंगा, यदि आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं ना तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पे भी जरूर देखिए, क्योंकि कुछ कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो यूट्यूब की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, तो हमको उनको मजबूरी में सिर्फ और सिर्फ डालना पड़ता है। कहां पर? फेसबुक पर, जहां हम उनके मोबाइल नंबर का खुला पोस्टमार्टम करते हैं। और आज तो हमने रिजर्व बैंक की उस लेटर हेड पे जिसपे कि फर्जी सील और सिग्नेचर थे, हमने एक्स ट्विटर पर भी डाला है कि आरबीआई क्या करता है। हमारे यहां इस तरीके से कांड इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के जिम्मेदार नींद में है और संज्ञान नहीं लेते हैं।
आरबीआई का जो लेटर हेड बनाया रिकवरी के लिए, अगर उस मोबाइल नंबर पे एफआईआर दर्ज हो, वो बंदा गिरफ्तार हो और उसकी एनबीएफसी कंपनी का मालूम पड़े ना, तो अलीगढ़ का ताला ठुक जाए। और इस तरीके से जो लेटर बनाया उसमें एफआईआर दर्ज होने पर आजीवन कारावास का प्रावधान है साथियों। इसलिए कोई भी रिकवरी एजेंट जब आपको इस प्रकार का नोटिस भेजता है ना, तो आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी का जो व्हाट्सएप चैनल है वहां चले जाइए। वहां ऐसे आपको ढेरों लेटर मिलेंगे। किसी एक लेटर का स्क्रीनशॉट लीजिए, डाउनलोड कीजिए और उस रिकवरी एजेंट को भेजिए और कहिए कि अगर इस मैटर में कंप्लेंट की ना तो सारी जिंदगी बाहर नहीं आएगा। पोस्टमार्टम करना पड़ता है साथियों। तो मैं अब ये बात कर रहा हूं कि चलिए किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आप लोन नहीं भर पाए, कंपनियां क्या काम कर सकती है। पहले तो हम लीगल तरीके से बताते हैं, कानूनी तरीके से जो विधि सम्मत है। कंपनी आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेजेगी। रिकवरी एजेंट बाकायदा अपने प्राधिकार पत्र के साथ, अपने डीआरए लाइसेंस के साथ और एक दिन पहले आपको आपकी मेल आईडी पर इंटीमेशन देकर कि हम आपके घर रिकवरी करने के लिए आ रहे हैं या रिकवरी के मैटर में बात करने आ रहे हैं, सूचना देंगे। और सूचना देने पर यदि जो कस्टमर है उन्होंने ये कह दिया कि मैं तुमको मेरे घर पर मिलना नहीं चाहता हूं, तुम मुझे बंशी पान वाले के पास में मिल सकते हो, तो रिकवरी एजेंट को उसको उसी स्थान पर मिलना पड़ेगा। रिकवरी एजेंट मिलकर यदि कस्टमर चाहेगा तो उसका आई कार्ड भी देख सकता है, उसका डीआरए लाइसेंस भी देख सकता है और होम विजिट लेटर भी मांग सकता है। अब कई बुद्धिजीवी रिकवरी एजेंट कहते हैं कि सर होम विजिट लेटर होता ही नहीं है। तो हे प्यारे रिकवरी एजेंटों, अपने कान को खोल के सुन लीजिए कि यदि आप थर्ड पार्टी एजेंट हैं तो ऐसी स्थिति में आपका ऑथराइजेशन लेटर जिसमें कि कस्टमर का नाम और उसका लोन अकाउंट नंबर हो, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास थर्ड पार्टी ने आपको नियुक्त किया है, यह प्राधिकार पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही रिकवरी एजेंट केवल और केवल आपको पूछ सकता है कि साहब आपने लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं किया है, आप ईएमआई का भुगतान करें। उस दौरान आप चाहें तो अपने फोन से रिकॉर्डिंग मोड पर भी आप रिकवरी एजेंट से बात कर सकते हैं। यह उनकी किसी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वह एक कर्मचारी है, एक अभिकर्ता है, एक एजेंट है, एक वसूली एजेंट है। यानी कि यदि वह आपके साथ अच्छे से भी पेश आए तो आपका यह अधिकार है कि आप रिकवरी मोड पर उनसे बात करें। यदि वो आपको कॉल करते हैं तो आप कॉल भी रिकॉर्डिंग मोड पर रखें, ये आपका अधिकार है और आपको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। रिकवरी एजेंट आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूछने के लिए अधिकृत नहीं है और न ही आपके परिवारजनों को या आपके रिश्तेदारों को, मित्र को वह आपके लोन की डिटेल सार्वजनिक करने के लिए अधिकृत है। यदि ऐसा करता है तो उस एनबीएफसी कंपनी, उस थर्ड पार्टी एजेंसी और एनबीएफसी के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब रिकवरी एजेंट का इतना ही काम है। पहले लीगल चीजें बता रहा हूं। अब उसके बाद भी यदि आपने ईएमआई का भुगतान नहीं किया, ऐसी स्थिति में आपकी ईएमआई बाउंसिंग होने पर वह आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेज सकते हैं और सेक्शन 25 की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन कंपनियां कानून और नियमों को ताक पे रखते हुए
आपको उस स्थान से नोटिस भेजती है जहां के बैंक अकाउंट में आपका कोई ईसीएस बाउंस हुआ ही नहीं। 316, 318 की कार्रवाई का नोटिस भेजती है और 316, 318 की कार्रवाई उस स्थान पे करती है जिस स्थान पर आपका कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। न जाने क्यों उन कोर्ट्स को ये बात नजर नहीं आती है। बाकी तो नियम ये कहता है कि कोई एनबीएफसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव यदि गलत शपथ पत्र पेश करके कोई केस फाइल करता है तो सीआरपीसी की धारा 340 जो बीएनएस इसमें मुझे देखनी पड़ेगी, उसके अंतर्गत कोर्ट खुद एफआईआर दर्ज करवा सकती है ऐसी एनबीएफसी कंपनी और उनके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। अब ऐसी स्थिति में हमने 7 जून आज शनिवार को एक महाअभियान चलाया था जिसके सकारात्मक परिणाम हमें कुछ समय में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके रिप्लाईज लोगों को आने शुरू हो चुके हैं। हो सकता है आपने भी मेल किया हो और आपको भी वह रिप्लाई आया हो, तो उस पे महीने 2 महीने में मानते हैं कि कॉग्निजेंस होगा, और नहीं हुआ तो हम कोई कम नहीं है, हमको भी लगातार पंच करने आता है। अब सेक्शन 25 की कार्रवाई कर सकते हैं, लीगली तरीके से करें तो जहां आपका ईसीएस हिट हुआ ना वही कर सकते हैं। उसके बाद वो 316, 318 की कार्रवाई करते हैं। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी और विभिन्न वरीयस हाईकोर्ट ने भी अपने जजमेंट दिए हैं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट कर जाता है तो ये कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये एक सिविल डिफॉल्ट है और इसके लिए कंपनियों को सिविल उपचार अपनाने चाहिए। हमारे राजस्थान के महानिदेशक राजस्थान पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है, एक अधिसूचना जारी की है जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वह भी लोन डिफॉल्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको भी अपने राज्यों में इस तरह की अलग जगानी चाहिए, क्योंकि बोलेंगे तो काम होगा, ये चीज ध्यान रखिए। अब 316, 318 के अलावा ये आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करते हैं और आर्बिट्रेशन कहां अपॉइंट करते हैं, आप जहां रहते हो वहां से हजारों किलोमीटर दूर। अब हमारे कई विद्वान यूट्यूबर साथी ये कहते हैं कि कंपनी ने आपसे एग्रीमेंट साइन कराया है, कंपनी जहां चाहे वहां मुकदमे कर सकती है और आपको वहां प्रोसीड करना पड़ेगा। मैं उन तमाम यूट्यूबर साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यदि आप यूट्यूब पर पब्लिक अवेयरनेस में कोई वीडियो बनाते हैं तो डर का माहौल पैदा मत कीजिए, सच की आग को हवा दीजिए। और सच यह है कि कोई भी कंपनी यदि इस प्रकार का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करती है कि हमारे आर्बिट्रेशन की जगह ये रहेगी, हमारे आर्बिट्रेशन की भाषा ये रहेगी, आर्बिट्रेटर हम ही अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आर्बिट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है, के अनुसार पूरी तरह गलत है। अब जो ये एग्रीमेंट होता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी कि कंपनी जो एग्रीमेंट करती है, तो क्या कंपनियों का एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम और आर्बिट्रेशन एक्ट से ऊपर हो गया? हमारे आशु जी अग्रवाल साहब की एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी आपने, जो उन्होंने बातें की थी कि तुम्हारी कंपनी के आरबीआई से ऊपर हो गई। तो वही बात मैं कहना चाहूंगा कि क्या इन कंपनियों के 2 पेज के 3 पेज के एग्रीमेंट भारतीय संविदा अधिनियम, जो भारतीय संविधान की एक प्रमुख इकाई है, आर्बिट्रेशन एक्ट कानून बना, क्या इन दोनों से ऊपर है? जहां बिना सहमति, बिना कंसर्न लिए एक पक्षीय स्थिति में ऑब्जेक्शन आने के बाद भी
उसका रिजोइंडर फाइल करके आर्बिट्रेशन के अवार्ड किए जाते हैं। और ये आर्बिट्रेशन के फर्जी अवार्ड जो आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लेकर नहीं किए जाते हैं, ये बेचारे कुछ बैंक मैनेजर की नासमझियों की वजह से केवल और केवल अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। बाकी इन आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूशन के लिए जब कोर्ट में लाते हैं ना, धराशायी हो जाते हैं, धराशायी। अभी एक विख्यात एनबीएफसी कंपनी ने एक आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास किया, एग्जीक्यूशन के लिए हमारी उदयपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया। पार्टी ने हमसे कांटेक्ट किया। मैं आपको दावा करता हूं कि पार्टी ने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। मैं आपको आने वाले कुछ समय में उस एक पक्षीय आर्बिट्रेशन अवार्ड को, जहां पर रेस्पोंडेंट ने कोई जवाब दिया ही नहीं, आपत्ति नहीं दी, मैं उसको भी खारिज करवा के उसका जजमेंट पोस्ट करूंगा, जो आपके लिए उदाहरण बनेगा कि जब लगातार आपत्ति दी जाती है तब कौन से इनके आर्बिट्रेशन के अवार्ड ठहर पाएंगे। कानूनी प्रावधान तो ये है आर्बिट्रेशन के कि रेस्पोंडेंट की सहमति ली जाए। रेस्पोंडेंट असहमति नियुक्त कर रहे हैं। वैसे एक विद्वान आर्बिट्रेटर महोदय हैं, चौधरी साहब, पूरा नाम नहीं लूंगा, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जब भी किसी रेस्पोंडेंट ने आपत्ति ली तो वो डायरेक्ट अपने लेटर हेड पे लिखते हैं कि एलिगेशन लगाए हैं, मैं एलिगेशन को बिना एक्सेप्ट किए मैं रिजाइन कर रहा हूं, सीधे रिजाइन कर रहा हूं। धन्य है ऐसे आर्बिट्रेटर महोदय, और दिल से सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो किसी एनबीएफसी की खरपतवार नहीं बनते हैं। खुला कहता हूं मैं, जो ये नहीं सोचते कि ये एनबीएफसी कंपनी मुझे हमेशा आर्बिट्रेशन देगी तो मेरा घर चलेगा, अरे परवाह ही नहीं है उन लोगों को। ऐसे आर्बिट्रेटर को धन्य कहना चाहता हूं मैं। लेकिन ऐसे निकम्मे फर्जी आर्बिट्रेटर भी है जो नोटिस पे एड्रेस लिखते हैं तो मकान नंबर लिखेंगे, मोहल्ले का नाम लिखेंगे, और पीछे ना शहर का नाम लिखते हैं ना पिन कोड नंबर लिखते हैं। अरे भाई, तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हो, तुम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो, तुम गवर्नर नहीं हो, तुम कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं हो कि तुम्हारे इतना से लिखने पे तुम्हारे वहां पे लेटर आ जाएगा। ऐसे फर्जी आर्बिट्रेटर है। कुछ आर्बिट्रेटर तो ऐसे हैं जो अपना एड्रेस लिखते ही नहीं है। अरे तुम आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल बना रहे हो, एक कोर्ट की तरह काम कर रहे हो, इतना फर्जीवाड़ा, शर्म नहीं आती है? रात को सोते कैसे होंगे? और उस पैसे से तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। क्या कहूं मैं इसको, छोड़ो इन बातों को। तो ऐसे फर्जी आर्बिट्रेशन प्रोसेस हो रहे हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे फर्जी आर्बिट्रेशन प्रोसेस जब होते हैं ना, आप उन पे विरोध करो, ऑब्जेक्शन डालो, और उसके बाद भी आर्बिट्रेशन करते हैं ना तो तमाम ईमेल आइडिया मेल पे कंप्लेंट डालो, इनकी खाल उतर जाती है, खाल। मजाक समझते हैं आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को। सेक्शन 25 के मुकदमे वहां करेंगे जहां खाता ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं साथियों, इन चीजों में बचाव करना चाहते हो ना, तो आप सभी साथियों को एक प्रायर नोटिस जरूर कंपनी को देना चाहिए। और इस प्रायर नोटिस इस तरीके का होना चाहिए कि ये भविष्य के जो सारे बचाव है ना, वो पहले प्रायर नोटिस में आ जाना चाहिए। 100 सुनार की, 1 लोहार की। मैं तो कहता हूं हमारा प्रायर नोटिस ब्रह्मास्त्र है। आज तक कोई कंपनी उसका ढंग से उत्तर नहीं दे पाई है। ऐसा लगता है प्रायर नोटिस भेजा तो उनकी किडनी खींच ली अपने, ये एहसास आ जाता है। और 1-2 लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए कहते हैं कि प्रायर नोटिस केवल और केवल एडवोकेट के माध्यम से देना चाहिए। मैं धन्य समझता हूं ऐसे 1-2 साल की वकालत के अनुभवी लोगों को। साथियों, वकालत मांगती अनुभव कि कितने सालों की आपकी प्रैक्टिस है। आज जैसे मैं कहता हूं कि 12 सालों की प्रैक्टिस के साथ काम कर रहा हूं, 12 सालों की प्रैक्टिस के साथ काम कर रहा हूं, तो 12 वर्षों का अनुभव है। और उसके साथ जो मेरे सीनियर है,
जिनके 30 साल की प्रैक्टिस है, उनका अनुभव लेता हूं। आपको मालूम है, जब मैंने एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक फॉर्मेट दिया था आपको, उस फॉर्मेट में शब्द मेरे नहीं थे, मेरे सीनियर के थे, उनके अनुभव लिए हमने। क्योंकि जहां भी जरूरत होती है, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी एडवोकेट या कोई भी डॉक्टर कभी परफेक्ट नहीं होता है। कोई कह दे कि मैं लोन का डॉक्टर हूं, मैं लोन का परफेक्ट मास्टर हूं, मैं हाथ जोड़ूंगा उन लोगों को। क्योंकि हमारी एडवोकेसी के अंदर यदि मैं 85 साल की उम्र का भी हो जाऊं तो मुझे यही कहा जाएगा कि मैं प्रैक्टिस में हूं। क्योंकि हम ताज जिंदगी सीखते हैं, ताज जिंदगी पढ़ते हैं, ताज जिंदगी अनुभव लेते हैं। तो कोई 1-2 साल की प्रैक्टिस का व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि जो प्रायर नोटिस है वो एडवोकेट के माध्यम से भेजना चाहिए। तो हो सकता है कोई अपनी दुकानें चलाने के लिए बात करे, मुझे शब्द में कुछ भी नहीं कहना है। मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रायर नोटिस भी खुद के नाम से भेज सकता है। और कई लोग तो आर्बिट्रेशन में भी गलतियां करते हैं, आर्बिट्रेशन के जवाब भी वह एडवोकेट्स के माध्यम से भेजते हैं। आप एडवोकेट से जवाब बनवाइए, भेजिए आप अपने माध्यम से। क्योंकि आर्बिट्रेशन में आप एडवोकेट को अपीयर करते हो तो वकालतनामे के साथ अपीयर करते हो प्रेजेंटेशन देने के लिए। ऑब्जेक्शन तो आपके नाम से जाना चाहिए। और यदि आपने प्रॉपर वे में प्रायर नोटिस दिया है और आर्बिट्रेशन के लगातार जवाब दिए हैं, मजाल है किसी आर्बिट्रेटर का अवार्ड आपके घर का चम्मच उठा ले। बस अकाउंट में बैलेंस होता है, उसको एक बार ये होल्ड करा देते हैं। और वैसे बहुत कम साथी होते हैं जिनके अकाउंट में बैलेंस होता है, क्योंकि अकाउंट में अगर बैलेंस होता तो ये स्थितियां ही कहां आती, ये स्थितियां ही कहां आती। साथियों, आजकल तो नया फ्रॉड चला है। अभी 2 दिन से मैंने इसको एक्सपोज किया है, आपने भी देखा होगा, आपने भी इस चीज पे गौर किया होगा कि स्थानीय पुलिस थाने से एक व्यक्ति आता है, आपके लोकल पुलिस स्टेशन से, कभी कभी तो आपके घर भी नहीं आते हैं, वो आपके पड़ोसी रिश्तेदारों को मिलके चले जाते हैं और कहते हैं अरे भाई इसके लिए दिल्ली पुलिस का फोन आया था, इसका वेरिफिकेशन करना है। कभी कभी तो घर आ जाते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि रिकवरी एजेंट के 1000-2000 रुपए का खेल है। फिर इस मामले की मैं गहराई में गया तो मालूम पड़ा कि ये फर्जी रिकवरी एजेंट पुलिस भी बनते हैं, वकील भी बनते हैं, और उसी अंदाज में वहां के लोकल पुलिस थाने के कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल का नंबर अपने रिकवरी एजेंट की मदद से लेते हैं और उनको फोन करके ये दोष जमाते हैं। तुम्हारे एरिया में आजाद मोहल्ले के अंदर एक बंदा है, नाम है उसका राम नारायण शर्मा। एक्चुअली कंपनी उसको लगातार नोटिस जा रहे हैं, वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है। फाइल मेरे पास आई है, एक बार उसका वेरिफिकेशन करना है। वकील साहब की लाइन पे है, वकील साहब से बात कीजिए। ये पुलिस की आवाज हुई। अब वकील साहब बात करते हैं पुलिस थाने के जवान से। हेलो, हाँ मैं अमित शर्मा बोल रहा हूँ, हाईकोर्ट दिल्ली से। सर एक्चुअली क्या है कि आपके यहाँ पर ये जो पर्सन है इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट की प्रोसीडिंग हुई है। अरेस्ट वारंट हम आपके पास भिजवा रहे हैं, बट हम नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति के साथ कोई कैजुअलिटी हो, दिक्कत हो, परेशानी हो। तो सर इस मैटर में आप उसको सूचना पहुंचाइए। इस मैटर का सोल्यूशन करना चाहे तो सोल्यूशन करें, अदरवाइज हमको इस मैटर में लीगल प्रोसेस करना पड़ेगा और 45 मिनट के अंदर हम आपको फाइल पहुंचाने वाले हैं जहां पे आपको प्रोसेस करना है। सर कौन बोल रहे हैं? सर मैं हाईकोर्ट दिल्ली से एडवोकेट अमित शर्मा बोल रहा हूँ। अच्छा, और वो पुलिस वाले जिनको कुछ भी पता नहीं है वो निकल जाते हैं। अरे इन फर्जी रिकवरी एजेंटों निकम्मों को ये भी मालूम नहीं है कि दुनिया की कोई भी प्रोसीडिंग
सबसे खतरनाक केस जो मर्डर है, उसमें भी ट्रायल कोर्ट में ट्रायल होती है। तो इन आलतू फालतू लोन के मैटर में क्या तुम हाई कोर्ट कार्रवाई करोगे? मतलब बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है इनकी। और इन पुलिस वालों को नॉलेज होता नहीं है, वो चले जाते हैं। अब ऐसे दो पुलिस वालों का मैंने खुला पोस्टमार्टम किया। एक तो एडवोकेट थी, कोई क्या नाम था लड़की का मैं तो भूल गया, और एक कल परसों खुद को एक एडवोकेट कह रहा था। यानी कि 5 मिनट तक वो बता रहा है मैं ड्राइविंग पे हूं, आपसे बाद में बात करता हूं। लेकिन जब केस पूछा ना तो उनको मालूम है बाप सामने आ गया है, बोलती बंद हो गई। वैसे दिन का टाइम हमारा बिजी रहता है, हम किसी से बात कर नहीं पाते हैं, लेकिन कोई अगर हत्थे चढ़ा है, आपने देखा था एक जन ने कहा था मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है, एक जन ने कहा था मुझे 16 साल का रिकवरी एक्सपीरियंस है, 2 सब इंस्पेक्टर 2 वकील जो टोटली फर्जी थे वो हत्थे चढ़े। साथ में असली पुलिस वाले भी आ गए थे, उनको भी कवर किया। तो आपको लोकल पुलिस स्टेशन का फोन आता है, घबरा क्यों जाते हो? आपके एरिया का है, क्या कर लेगा? ध्यान रखना, सेक्शन 25 का नोटिस आता है, वकील नोटिस, वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट से आता है। उसके बाद कॉग्निजेंस का नोटिस आएगा, उसके बाद समन आएगा, उसके बाद बेलेबल वारंट आएगा। कहां से गिरफ्तार कर लेंगे? मतलब एक खौफ का माहौल, एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। फर्जी नोटिस बनाए जा रहे हैं। कुछ कुछ तो एडवोकेट के नाम पे ऐसे फर्जी नोटिस बनाते हैं। कल परसों एक नोटिस आया था, मैंने उसको देखा, सामने बंदे ने एडवोकेट लिखा है, अपना नाम लिखा है, नीचे लिखा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पर वास्तव में वो वकील था। मैं चाहता तो उसकी कंप्लेंट बार एसोसिएशन में करता, सॉरी बार काउंसिल में करता। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता। इस तरीके से नोटिस बना रहे, इसी तरीके से एक कंपनी तो 3 डब्बे वाला नोटिस बनाती है कि इस कोर्ट से आपके ये नोटिस जारी हो गए। उसका भी पोस्टमार्टम किया था, उसके बाद उन्होंने सुधार कर लिया। मतलब उन्होंने लिखा BNS के अंदर आपके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो मैंने उनका पोस्टमार्टम किया था, उसके बाद उन्होंने अपने नोटिस में सुधार कर लिया। वीडियो लंबा है, चाहे लेता रहूंगा, चलता रहेगा, क्योंकि आज लंबी बात करनी है। हर शनिवार को आपको लाइव देखने की आदत है ना, आप लोगों ने सहयोग नहीं किया, जिन्होंने किया उनको धन्यवाद, इसलिए लाइव नहीं आ रहा हूं मैं। अब लाइव तो तब आऊंगा जब मेल से कोई चमत्कार होगा, कार्रवाई होगी NBFC के। साथियों, दिमाग में इस बात को पूरी तरह बैठा लीजिए, पूरी तरह बैठा लीजिए। कोई फर्जी कार्रवाई आपका बाल बाका नहीं कर सकती है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको प्रायर नोटिस भेजना है। आपको रिकवरी, फर्जी रिकवरी से डरना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, उनके लिए इंटीमेशन लेटर बनाओ। और अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, तो हमने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल रखी है, आज ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ कि आपका फोन हैक हो गया। सारे रिश्तेदारों को भेज दो, सारे रिश्तेदारों को भेज दो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपके रिश्तेदारों को फोन करेंगे, रिश्तेदारों को फोन करके ये कहेंगे कि आपसे बात करो। रिश्तेदार आपको फोन लगाएगा, आप तो उठाओगे, उठाओगे, ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप डायरेक्ट सामने वाले से कहो, कौन बोल रहा है भाई, मेरा फोन हैक हो गया है। अरे तूने लोन लिया इस कंपनी से, कौन सी कंपनी? मैंने कोई लोन नहीं लिया है। एक काम कर, मैंने लोन लिया है ना, कौन सी कंपनी से? तेरी कंपनी का तेरा नाम, तेरी एम्प्लॉय आईडी, तेरा आधार कार्ड और मेरे लोन के डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर। अब वो उल्टा सुल्टा बोलने लगेगा, बोलेगा कुछ भी नहीं, सब मतलब लोन के संबंधित बात ही नहीं करेगा, ना कंपनी का नाम बताएगा, उल्टी सीधी बात करेगा। अपने रिश्तेदार को कह दिया, सुन लो, आप सुन लो, मेरा फोन हैक हुआ, ये फर्जी है। क्योंकि कॉन्टेक्ट पे फोन करने वाला व्यक्ति कभी भी आपको ये नहीं कह सकता मैं एम्प्लॉय आईडी व्हाट्सएप करता हूं। आप कहो मुझे मत कर, जिनको फोन कर रहा है उनको कर दे। ना तो एम्प्लॉय आईडी व्हाट्सएप कर सकता है, ना आपके लोन की डिटेल बता सकता है, क्योंकि उसकी भी तो लंका लग जाएगी ना। थोड़ा सा ध्यान रखो, अवेयर रहो। बाकी अगर ये ऐसा मामला करते हैं तो 1448 पे कंप्लेन कर सकते हो,
1930 पे कंप्लेंट कर सकते हो, cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट कर सकते हो, इन्हीं कंपनी की मेल आईडी पे कंप्लेंट कर सकते हो, आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट कर सकते हो। ये बात अलग है कि सारे ज़्यादा एक्शन लेते नहीं है, वरना इन इलीगल खरपतवार की मजाल है ये चीज़ें करें। एक और नोटिस आता है, कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया। कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अरे गधे रिकवरी एजेंटो, तुमने कभी जिंदगी में कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम सुना है? बना दिया क्या? जिला उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष मंच प्रत्येक जिले में होता है, उसके ऊपर होता है राज्य, उसके ऊपर होता है स्टेट। क्या बाकी कोई कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया होता ही नहीं है, बस मामू बना रहे हैं, मामू बना रहे हैं। और कुछ ये आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं जानता हूं, लेकिन उन आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को भी समझना चाहिए फर्जीवाड़े के खिलाफ। इन आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल की मैप लिस्टिंग पे जाके देखा मैंने, लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए कि ये आर्बिट्रेशन केस नंबर, इसमें आपने फर्जी अवार्ड किया है। जब लोगों ने उनके वहां पे नेगेटिव कमेंट किए ना, तो उनके आर्बिट्रेशन अवार्ड को कभी एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट लेके ही नहीं गए, और वो वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, कोई दिक्कत है हमको बताओ। अरे भाई, तुम आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल बने हो, बड़े बड़े रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस आपने फोटो लगा रखे हैं, तो क्या उनके नाम पर आप फर्जीवाड़ा करोगे? जब इंसान नहीं चाहता है आपसे आर्बिट्रेशन कराना, तो क्यों आपको मान में तेरा मेहमान बनना चाहते हो? ये तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। और फिर वो आपके आर्बिट्रेशन अवार्ड एग्जीक्यूट होते ही नहीं है। कितनी फर्मों की बदनामी होती है, कभी सोचा है? अरे जो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा उनके खिलाफ करो, जो ऑब्जेक्शन दे रहा है उसका तो खत्म करो। और अवार्ड करके भी आप क्या हासिल कर लोगे? अकाउंट होल्ड करोगे, अकाउंट में पैसा होगा नहीं। एग्जीक्यूशन कराने के लिए कोर्ट ले जा नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पे खारिज होंगे। एक हमारे जयपुर की एक न्यूज काफी वायरल होती है, वहां लोग पूछते हैं कि सर बहुत सारे आर्बिट्रेशन अवार्ड को खारिज कर दिया जयपुर कोर्ट ने, ये खबर कब की, क्या खबर सही है? ये खबर बिल्कुल सही है, आप फर्स्ट इंडिया न्यूज पे देख सकते हो, पर ये अभी का नहीं है, साल 1.5 साल पहले का है। और वैसे भी हमारे यहां तो धमाधम खारिज करते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्शन दिया है और आपने उसकी डाक रसीद, ऑब्जेक्शन की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट लगा दी है, कोई भी अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और कोई रिकवरी एजेंट कहता है ना कि हमने एग्जीक्यूट कराया है, घर का सामान उठा ले जाओगे, तो उनको कहो तुम्हारी कंपनी ने आज तक किसी के घर का चम्मच उठाया हो जिसमें अगर किसी व्यक्ति ने लीगल तरीके से आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दिया हो, एक जजमेंट बता दो, एक ऑर्डर बता दो। साथियों, तनाव लेना नहीं, तनाव देना सीखो। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आप लोन डिफॉल्ट का शिकार है, कोई अपराध नहीं किया आपने। और अगर अभी 20-25% पैसों की व्यवस्था यदि आपके पास है, तो मैंने दिया हुआ है सेटलमेंट लेटर का ऑफर। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे जाओगे तो आपको जून का रिक्वेस्ट लेटर भी मिल जाएगा, सेटलमेंट का प्रायर नोटिस भी मिलेंगे, इंटीमेशन लेटर भी मिलेगा, रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप भी मिलेगा, सेक्शन 25 के रिप्लाई, 138 के रिप्लाई, लोन रिकॉल, लोन डिमांड नोटिस के रिप्लाई, आर्बिट्रेशन के सारे रिप्लाई, आफ्टर अवार्ड भी क्या रिप्लाई होता है वो रिप्लाई, बैंक को आर्बिट्रेशन भेजने वाला नोटिस, रिकवरी एजेंटों की कंप्लेंट करने वाला नोटिस और ढेरों सेटलमेंट लेटर आपको मिलेंगे। जो कंपनियां कहती है ना कि हमारी कंपनियां लोन सेटलमेंट नहीं करती है, एक बार मेंबरशिप पे चले जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेके क्रॉप करके फोल्डर बना के रख लो। साथियों, विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते यदि लोन डिफॉल्ट का शिकार हुए हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ढेरों जानकारियां दी हुई है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। कॉल बुक साथी में उनको तो जिंदगी में कोई तनाव है ही नहीं, क्योंकि इतने अच्छा सपोर्ट देते हैं। कुछ नेगेटिव लोग कमेंट करते हैं कि सर आप हमारे फोन नहीं उठाते, हम तो आपसे जुड़े थे, कभी नहीं जुड़े, झूठी बात है। क्योंकि किसी व्यक्ति का एक आध बार कॉल मिस हो सकता है, बात अलग है। हम प्रत्येक व्यक्ति से बात करने की उम्मीद और हौसला रखते हैं रात तक। पतंजलि का वो लेमन का फ्लेवर आता है ना, वो लेकर और ठंडे पानी की बोतल लेकर डालता रहता हूं,
पीता रहता हूं, बात करता रहता हूं, एनर्जी लाता रहता हूं आपके लिए। और इसके बावजूद कोशिश करता हूं दिन में समय निकालकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और आपको अवेयर कर पाऊं। साथियों, वैसे तो मैं खुला कहता हूं कि आपको किसी लीगल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है यदि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेते हैं। और यदि आप डायरेक्टली हमसे बात करना चाहते हैं, लगातार समाधान चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे जो नंबर दे रखा है ना, उस नंबर पे सीधे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहां से आपको आगे का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा और उसके बाद आप परमानेंटली हमसे बात कर सकते हैं। साथियों, लोन डिफॉल्ट से जुड़े हर मुद्दे पे जो जानकारी हमारे चैनल पे मिलेगी, हम दावा करते हैं किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां रिकवरी एजेंट का पोस्टमार्टम भी होता है कॉल में। हमारे साथी जो फर्जीवाड़े का पोस्टमार्टम करते हैं वो भी होता है। हमारे हत्थे कोई चढ़ गया तो उसका पोस्टमार्टम भी होता है। लीगल नॉलेज अपडेट तो होता ही होता है। आपके अधिकारों से आपको वाकिफ कराया जाता है। यहां सेटलमेंट लेटर भी मिलते हैं, हर नोटिस के फॉर्मेट भी मिलते हैं। एक भी आपको यूट्यूब पे ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जहां इतनी सारी चीजें मिलती है। और जो साथी कॉल बुक में भी शामिल है और यूट्यूब मेंबरशिप में भी है, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनको जिंदगी में कोई तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है। साथियों, एक रिकॉर्डिंग शेयर करने वाला हूं मैं, करने वाला नहीं, कर दूंगा इस वीडियो से पोस्ट करने पहले, कि एक नेत्रहीन व्यक्ति जब लोन डिफॉल्ट के दलदल में धंस गए, हमसे सहयोग नहीं लिया उन्होंने, लेकिन हमारे एक साथी ने जो सहयोग दिया और उसके लिए उन्होंने जो धन्यवाद दिया, उसके लिए डॉक्टर साहब को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। साथियों, कितने भी बड़े लोन के दलदल में धंस गए हो, तनाव न करें। 20-25% की व्यवस्था है, जून में निपट जाएगा मामला। सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर मेंबरशिप पे पड़ा है, लेके भेज दो। नहीं है पैसा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मस्त रहो, फर्जीवाड़े से सावधान रहो। कोई फर्जी आर्बिट्रेशन आपके घर का चम्मच नहीं उठा सकता है यदि आप लगातार जवाब देते हो। सेक्शन 25(138) जब तक ये कार्रवाइयाँ होती है, एक लंबा वक्त गुजर जाता है, तब तक तो कंपनियां झुक के सेटलमेंट कर ही लेती है। और वैसे सेटलमेंट के ऑफर तो हम खुद देते हैं और उससे एनबीएफसी कंपनियों को भी फायदा होता है। साथियों, एक लंबे समय बाद हमारा आज का एक लंबा वीडियो बना। इसके पीछे कारण है, यहां पे मालूम था कि अब हम लाइव नहीं आ रहे हैं, तो कुछ जानकारियां लंबी देनी पड़ सकती है और वो हम देते हैं। और एक उम्मीद आपसे करता हूं कि अगर अच्छी जानकारी देते हैं, अच्छा सहयोग करते हैं, आपके लिए जी जान से लगे हैं, तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। और अगर शेयर कर सकें आप तो ये बहुत अच्छा है। साथियों, कम समय में हमारे YouTube चैनल पर लोन डिफॉल्ट से संबंधित मामलों पर आप लोगों ने जो प्यार लुटाया है, कमेंट में जो आशीर्वाद आप बरसाते हैं, हम कभी कभी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। क्योंकि हम हमारे साथियों को ये कह सकते हैं कि हजारों चैनल देखिए, लेकिन जो प्यार मोहब्बत एडवोकेट नरेंद्र जोशी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती है। और यही कारण है कि कई साथियों को हम जन्म पे अच्छा सहयोग करते हैं। साथियों, अंतिम बार फिर कहूंगा, लोन सेटलमेंट लेटर जो हमने तैयार किया है वो हमारी मेंबरशिप पे अवेलेबल है, हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे अवेलेबल है। कल हमने सभी साथियों को भेजा है उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर, यानी कि उनके व्हाट्सएप पर, तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। 2-3 दिन के अंदर आप ये लेटर जारी कर दीजिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और साथ ही ये कहूँगा कि तमाम साथी जो किसी कारण से हमसे नहीं जुड़ पाए, वो यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप में जुड़े, वहाँ से आपको भरपूर बेनिफिट मिलेगा और आपको हमसे बात तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ की जानकारी वहाँ दी हुई है। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करने से पहले एक बात कहूँगा कि यदि 7 जून के महाअभियान में आप नहीं जुड़ पाए और मेल नहीं कर पाए और अभी भी करना चाहो ना, तो कर सकते हो,
क्योंकि फर्जीवाड़े के खिलाफ हमारी जंग चल रही थी, जो चलती रहेगी। और अगर हमको इसमें सफलता मिली तो हम आपके लिए आगे भी कुछ सोचेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।